बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है फैक्टर। प्रश्न 2, फरमान शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ए, शाही आदेश। प्रश्न 3, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है बी, काली मिर्च, इलायची। प्रश्न 4, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रेसिडेंसी। प्रश्न 5, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? इसका सही उत्तर है डी, अवध। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चलाई गई। ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। प्रश्न 7, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो पुर्तगाली यात्री वास्को दी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न 8, इजाजतनामे से क्या आशय था? तो इजाजतनामे से आशय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल करना था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। प्रश्न 9, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक जीत मिली। कंपनी ने बंगाल और बिहार के साथ भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। यह कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल दे सकते थे। प्रश्न 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें मराठों की हार हुई। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी हार थी। इस हार के बाद मराठों का दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। यह सारे राजवंश सरदार, एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। प्रश्न 11, यूरोप के बाजारों में भारत के किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। प्रश्न 12, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? सहायक संधि की शर्तें थी कि रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होगा। कंपनी की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिलेगी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह रियासत कंपनी को पैसा देगी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उनके राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लिया जाता था। प्रश्न 13, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और पंडित उनके लिए कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न 14, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे?
1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, तो कंपनी को उनकी ताकत का भय था। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। जब कंपनी और सिराजुद्दौला दोनों इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो नवाब ने 30,000 सिपाहियों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और उनके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डालकर जहाज को घेर लिया एवं कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। कोलकाता हाथ से निकल जाने की खबर पर मद्रास में तैनात अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्रश्न 15, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के कई कारण थे, जैसे नंबर 1, बंगाल के नवाब ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। 2, कंपनी रियासतों के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करती थी। 3, कंपनी की विस्तारवादी नीतियां। नंबर 4, टीपू सुल्तान का स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोकना और अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक देना, इससे अंग्रेजों का आग बबूला होना। 5, कंपनी का दमनकारी नीतियां अपनाना। 6, कंपनी द्वारा अत्यधिक कर लगाना। प्रश्न 16, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। सारी कंपनियां यही चीजें खरीदना चाहती थी, जिसके कारण उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिससे भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के पास बने रहने का यही एक रास्ता था कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। अतः इन कंपनियों में बाजार पर कब्जे को लेकर लड़ाइयां होने लगी। प्रश्न 17, लॉर्ड हेस्टिंग्स के राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। इस नीति ने गवर्नर जनरल के भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकार को खत्म करने के अधिकार पर जोर दिया। यह हस्तक्षेप न करने की पिछली नीति के विपरीत थी। प्रश्न 18, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी को 1848 में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने अधिग्रहण की एक नई नीति अपनाई, जिसे विलय नीति नाम दिया गया। यह इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया और तर्क दिया गया कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से बचाने के लिए बंधे हुए हैं, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। जल्दी ही हम पार्ट 3 के साथ फिर मिलेंगे।